असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 यानी अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाएंगे, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द ग्रॉस प्रॉफिट इज़, यानी सकल लाभ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट a business makes after the subtracting all costs that are related to manufacturing and selling its product or services. You can calculate gross profit by deducting the cost of goods sold from the total cost. यानी जो सकल लाभ है वह लाभ कहलाता है जो व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं के निर्माण और बिक्री से संबंधित सभी लागतों को घटाने के बाद कमाता है। और आप अपनी कुल बिक्री से बेची गई वस्तुओं की लागत जो है उसको घटा करके सकल लाभ की गणना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, यानी निम्नलिखित में से किस खाते में शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम जानते हैं जो नेट प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए तरीका होता है, नेट प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है। आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, all the financial statements are prepared at the end of the each financial year, यानी हर साल जब जो फाइनेंशियल ईयर होता है ख़त्म होता है उससे पहले ये तैयार किया जाता है। अगला होता है क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग जो है। तो आपको पता है स्टॉक टेकिंग फार्मूला क्या होता है, इसमें जो ओपनिंग स्टॉक होता है और परचेज उसको जोड़ देते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के बारे में पूछा गया है। तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई आपने ज़मीन खरीद ली या कोई बड़ी मशीनरी खरीद ली है जो कि 1 साल से पहले या उसको बेची नहीं जाती है, तो ऐसे एसेट्स को कहते हैं फिक्स एसेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। तो यहाँ पर एक अचल संपत्ति दीर्घकालिक मूर्त संपत्ति या उपकरण होता है जो कंपनी के स्वामित्व में है और आय उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, जो भी एसेट्स आप खरीदते हैं वो आय उत्पन्न करने यानी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होता है। इन परिसंपत्तियों के लिए 1 साल के भीतर बेचे जाने या उपयोग किए जाने की उम्मीद नहीं होती, यानी 1 साल के अंदर आप बेचते नहीं उसको, तो ऐसी ही संपत्ति को हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज़ इनटू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज्ड टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द चार्ज फॉर प्लेसिंग कमोडिटीज़ इनटू सेलेबल कंडीशन आर typically considered as operating expenses. Operating expenses like these are usually recorded in the trading account कहते हैं। वस्तुओं को बिक्री योग्य स्थिति में रखने के शुल्क को आमतौर पर हम परिचालन व्यय के रूप में जानते हैं। इस तरह का जो परिचालन व्यय होता है आमतौर पर ट्रेडिंग खाते में दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन एज। तो यहाँ पर देखा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपूर्तिकर्ताओं का व्यक्तिगत खाता देखा जाता है, तो ये परचेज लेजर में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परचेज लेजर इज योर रिकॉर्ड ऑफ योर परचेज एंड एक्सपेंसेस वेदर और नॉट यू हैव पेड देम एंड हाउ मच यू स्टिल ओन। On a balance sheet, the total unpaid bill will be usually called the trade
क्रेडिटेड कहते हैं या कहते हैं अकाउंट पेएबल। द परचेज सेल हैज़ एन अकाउंट ऑफ फॉर एवरी सप्लायर, हर एक सप्लायर के लिए पास ये होता है ये परचेज बिल। अगला होता है क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ़ चेक सेंट आर वेस्टेड इन द पास्ट यू शुड, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रॉस योर चेक अकाउंट पेड ओनली नॉट नेगोशिएबल, तो ये गारंटी चेक होता है, गारंटी दैट योर कैश विल बी gotten assured assuming check sent are sequenced you ought to cross your check, यानी जब आप ऐसा कोई चेक देते हैं तो उस पर ऊपर जो है क्रॉस लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चेक उसके अकाउंट में जाने के बाद ही मतलब पैसा मिल पाता है, तो ये सिक्योर्ड होता है। अगला होता है डिस्काउंट रिसीव्ड आर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बायर्स ऑफ द गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर, तो यहाँ पर होगा इफ़ इट इज़ रेफर टू द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट दैट ए बायर रिसीव फ्रॉम अ सेलर, द बायर्स व्यूज दिस डिस्काउंट as a reduction in the cost of purchase and record it is as such in their books, so discount received are considered as income and are generally recorded in the company's income statement as other account, यानी यह उस लागत की कमी को संदर्भित करता है जो खरीदार को विक्रेता से प्राप्त होता है। खरीदार इस छूट को खरीद की लागत की कमी के रूप में देखता है और इसे अपनी पुस्तक में दर्ज करता है, इसलिए प्राप्त छूट को आय माना जाता है। ठीक है, और आमतौर पर कंपनी आय विवरण में अन्य आय के रूप में भी दर्ज करता है इसे। अगला क्वेश्चन है सेल इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, तो ये कहाँ पर इंटर किया जाता है? बिक्री जो चालान होती है सबसे पहले दर्ज की जाती है, कहाँ पर दर्ज किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, द सेल जर्नल में। सेल जर्नल में इसको दर्ज किया जाता है। किसी बिक्री जो चालान होता है पहले बिक्री पत्रिका में दर्ज किया जाता है। बिक्री चालान हमारी कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व को दर्शाता है, यानी कितना राजस्व हमें मिला है। लेखांकन की प्रदर्शन विधि के साथ ही जो बिक्री वास्तव में भुगतान किए जाने से पहले ही आय के रूप में पेश करती है। बिक्री चालान हमारे वही खाते के राजस्व खंड में दर्ज किया जाने वाला एक तत्व है, कह सकते हैं, यानी इट इज़ रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ आवर लेजर। अगला क्वेश्चन है इंटर द परचेज जर्नल आर, यानी खरीद जर्नल में दर्ज किया जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, परचेज इनवाइसेस। तो एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द परचेज जर्नल इनवाइस इन्वॉल्व क्रेडिट टू द अकाउंट पेएबल अकाउंट एंड एडेड टू द एक्सपेंस और एसेट्स अकाउंट टू व्हिच परचेज रिलेटेड जो होता है। फॉर एग्जांपल द डेबिट रिलेटिंग टू परचेज ऑफ द ऑफिस सप्लायर वुड बी सप्लाइज एक्सपेंस अकाउंट, यानी अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस का जो एक्सपेंसेस होता है, खर्चे आते हैं, वो भी उसमें ऐड किया जाता है, तो उसको कहते हैं सप्लाइज एक्सपेंसेस अकाउंट में उसको ऐड करते हैं। अगला होता है क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर द डिप्रिसिएशन अकाउंट इज़, यानी बैलेंस शीट की तारीख पर मूल्य ह्रास खाते के लिए संचित प्रावधान पर शेष राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम एसेट्स इन बैलेंस शीट हो जाएगा। एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द accumulated provisions for depreciation account is subtracted या deducted from the corresponding assets in the balance sheet, यानी कोई भी बैलेंस शीट की तारीख पर मूल्य ह्रास खाते के संचित प्रावधान पर राशि जो शेष राशि होती है बैलेंस शीट पर संबंधित परिसंपत्ति से घटा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ वी टेक गुड्स फ्रॉम ओन यूज़ वी शुड, यानी कोई सामान है अपने ओन यूज़ के लिए, अपनी यूज़ के लिए, यदि हम किसी सामान को अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए करते तो हमें लेना चाहिए, तो क्या इसका हो जाएगा आंसर? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, डेबिट ड्राम अकाउंट या क्रेडिट परचेज अकाउंट होगा इसका सही आंसर। ए ड्राइंग अकाउंट इज़ अ अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन
टू ट्रैक मनी एंड अदर एसेट्स विड्रॉन फ्रॉम ए बिजनेस बाय इट्स ओनर, यानी ओनर के द्वारा जो पैसे विड्रॉ की जाती है उसको ड्राइंग अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। ड्राइंग अकाउंट इज़ यूज्ड प्राइमरली फॉर द बिजनेस दैट आर टैक्सेस एज सेल, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए पेटी कैश बुक इज़ केप्ट देयर विल बी, यानी जब कोई छोटी रोकड़ी वही खाता रखी जाती है तो उसके लिए क्या यहाँ ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फीवर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेजर। तो इसका हो जाएगा जनरल लेजर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक और ऑफ डेबिट और क्रेडिट विल हैव ए रेस्पेक्टिव एंट्री इन द जनरल लेजर ऑफ द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। Mostly the transaction of petty cash is debited while crediting the cash account और respective account। तो यदि कोई डेबिट या क्रेडिट की छोटी जो रोकड़ी वही होता है में प्रत्येक लेन देन की डेबिट या क्रेडिट से सामान्य वही खाते से संबंधित प्रवृत्ति विष्ट की होती है। अधिकतर नगद खाते या संबंधित खाते को जमा करते समय छोटी जो नकदी होती है का लेन देन डेबिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है इफ़ ए ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। यदि जो ट्रायल बैलेंस का योग सहमत नहीं है तो अंतर को दर्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? इफ़ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री द डिफरेंस अमाउंट इज पार्क्ड इन द टेम्पररी अमाउंट known as suspense account. All the rectification entries are passed through the suspense account. तो अगर कोई बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो हम उसको किस में कंसीडर करते हैं? सस्पेंस अकाउंट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स कैपिटल देन द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी, यानी यदि निश्चित पूंजी बनाए रखना आवश्यक है तो साझेदारों के मुनाफे का हिस्सा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट मतलब होता है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों के चालू खातों में जो जमा किया गया है यदि निश्चित पूंजी बनाए रखना आवश्यक हो तो साझेदारों को के मुनाफे के शेयर को साझेदारों के चालू खातों में जमा किया जाना चाहिए ताकि वो बैलेंस जो है आपका बना रहे, उसके कुछ अमाउंट को फिक्स जमा करना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, हमने इसमें डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट या असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स चलाया जाता है जिसमें कि आपको स्टडी मटेरियल्स ई बुक फॉर्म में मिलता है, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें उनको करना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसका कोर्स का नाम लेकर भेज दीजिए, आपको वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीएस ज्ञान यूट्यूब चैनल जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।